नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और इंडिया पब्लिक खबर में वक्त है स्पेशल बुलेटिन का, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से विस्तार से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आतंकवादियों के हमदर्द चीन और पाकिस्तान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अप्रत्यक्ष रूप से हमला बोला है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में एक खुली बहस में भाग लेते हुए जयशंकर ने कहा कि आतंक के साजिशकर्ताओं को सही ठहराने और बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मंचों का दुरुपयोग किया जा रहा है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठाने के बाद जयशंकर ने पाकिस्तान पर जोरदार पलटवार किया। जयशंकर ने कहा कि जिस देश ने अलकायदा आतंकी ओसामा बिन लादेन की मेजबानी की और पड़ोसी देश की संसद पर हमला किया, उसके पास उपदेश देने का कोई हक नहीं है। साथ ही जयशंकर ने रशिया यूक्रेन युद्ध से होने वाली परेशानियों पर कहा कि निर्णय लेने की उच्चतम परिषदों में भोजन, उर्वरक और ईंधन सुरक्षा पर हाल की चिंताओं को पर्याप्त रूप से व्यक्त नहीं किया गया था। इसलिए दुनिया के अधिकांश लोगों को यह लगा कि उनके हितों का महत्व नहीं है। हम ऐसा दोबारा नहीं होने देंगे। Call for change has been accelerated by growing stresses on the international system that we have experienced in recent years. On the one hand, they have brought out the inequities and the inadequacies of the way the world currently functions. On the other, they have also highlighted that a larger and deeper collaboration is necessary to find solutions. Let me give a few examples. During the COVID pandemic, many vulnerable nations of the global south got their first vaccines from beyond their traditional sources. Indeed, the diversification of the global production was itself a recognition of how much the old order had changed. उधर 36 आईएएफ राफेल विमानों में से अंतिम राफेल भारत पहुंचने के लिए फ्रांस से उड़ान भरने के बाद यूएई वायुसेना के टैंकर विमान से ईंधन भरने के बाद भारत में उतर गया है। भारतीय वायुसेना ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। भारत द्वारा लगभग 59,000 करोड़ रुपए की लागत से 36 विमानों की खरीद के लिए फ्रांस के साथ एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लगभग 4 साल बाद अत्याधुनिक 5 राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप 29 जुलाई 2020 को भारत पहुंची थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उस वक्त कहा था कि राफेल सौदा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गेम चेंजर था और इसे शामिल करना दुनिया के लिए और विशेष रूप से भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाले लोगों के लिए एक मजबूत संदेश है। आखिरी राफेल विमान की लैंडिंग के साथ ही देश को 36 राफेल लड़ाकू विमानों की डिलीवरी पूरी हो गई है। शराबबंदी वाले बिहार के सारण में जहरीली शराब से अब तक 39 लोगों की मौत हो गई है। विपक्षी भाजपा इस मुद्दे पर लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेर रही है। इसी बीच नीतीश कुमार के एक बयान से सियासत फिर से गर्मा गई है। दरअसल विधानसभा में विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए नीतीश ने कहा कि जो नकली शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, लोगों को खुद ही सचेत रहना होगा। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोगों का क्या कर सकते हैं, कुछ लोग गलती करते ही हैं, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। वहीं उनके इस बयान को बीजेपी नेताओं ने गैर जिम्मेदाराना ठहराया है। हम लोग तो प्रारंभ से कह रहे हैं कि देखिए, शराबबंदी का कानून लागू किया गया, इसके लिए पूरा का पूरा प्रयास किया जा रहा है और हर बार हम लोगों ने सब लोगों को जानकारी दी, बापू ने क्या कहा है। और उसके बाद आप जानते ही हैं जो रिसर्च आया था पूरे दुनिया का, तो उसको भी सबके घर पर हमने भेज दिया है कि शराब कितनी बुरी चीज़ है, कितने लोगों की मौत होती है। और जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। यहाँ जितना जहरीली, जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे, लेकिन अन्य, एक मिनट जान लीजिए जरा, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे। तो हम लोगों ने तो शराब लागू कर दिया, लेकिन आपको मालूम है सबसे पहले 16 में ही ना जहरीली शराब की बात हुई थी और उसका जितना जहरीली शराब हम लोगों ने उस पर कितना एक्शन करवाया। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यूपी में स्थिर सरकार है और बेहतर कानून व्यवस्था है। पहले कहा जाता था कि यूपी में सुरक्षा व्यवस्था कमजोर है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को उनके सुशासन के लिए ही दोबारा चुना गया है। उन्होंने कहा कि अगले साल 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में होने वाले उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को देखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्री विदेश दौरे पर हैं। यूपी सरकार का मकसद है कि इस समिट में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाया जाए। सेफ्टी और सिक्योरिटी की सबसे पहली बात है कि जो उत्तर प्रदेश में काफी कुछ सवालात खड़े किए जाते थे कि उत्तर प्रदेश ऐसा है वैसा है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश बीमारू प्रदेश से निकलकर
एक प्रोग्रेसिव प्रदेश के रूप में जाना जाता है और गुड गवर्नेंस के आधार के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरगोन में आयोजित हितग्राही सम्मेलन में मंच से यहां चल रही योजनाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकास की पहली जरूरत शांति है। मध्य प्रदेश शांति का आइलैंड है। यहाँ दंगे, फसाद और गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी। अशांति फैलाने वाले तत्वों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। शांति व्यवस्था के मद्देनजर खरगोन में विशेष सशस्त्र बल की तैनाती की जाएगी और नया थाना खोला जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान खरगोन में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान संभाग स्तरीय स्वीकृति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने 660 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 371 करोड़ रुपए के लोकार्पण और 288 करोड़ रुपए के भूमि पूजन किए गए। आज कार्यक्रम खरगोन में है, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि आज 15 लाख से ज्यादा मेरे गरीब भाई बहन अलग अलग योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए स्वीकृति पत्र प्राप्त करेंगे और उनकी जिंदगी में नया सवेरा होगा। अलग अलग योजनाओं के अनेकों हितग्राही आज अपनी जिंदगी बदली हुई पाएंगे। चीन से गलवान झड़प पर पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चीन कई वर्षों से LAC पर यथास्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा है। वो इसे बहुत छोटे छोटे चरणों में कर रहे हैं, लेकिन समय के साथ साथ वो काफी आगे बढ़ गए हैं। उनकी ये रणनीति है जो उन्होंने अपनाई है और वो इसे जारी रख रहे हैं। पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने कहा कि हम हमेशा PP-15 तक पेट्रोलिंग करते रहे हैं, लेकिन वो हमें हमारे पारंपरिक पेट्रोलिंग पॉइंट तक जाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये अस्वीकार्य था। हमने रोकने के लिए उन्होंने छोटी चौकी स्थापित की थी। हमने इस पर जोरदार आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि वो अड़े थे कि वो वापस नहीं जाएंगे, इसलिए हमें और अधिक मुखर होना पड़ा और वो भी अतिरिक्त बल के साथ आए। PP-15 से हमारी तरफ के इलाके में पूरी झड़प हुई, लेकिन हम ये सुनिश्चित करने में सक्षम रहे कि वो वापस जाएं। So you cannot accuse me of firing when you have done all the violations. Does that mean you will come with 5,000 people and I will just keep sitting? Obviously I will fire. And that is what they were scared of. And that is the moment we opened fire, they realized that they made a mistake and this whole gamut of this border agreement has gone to a different level altogether. But if you are now coming with clubs studded with barbed wire, what does that mean? You violated the agreement. LAC पर तनाव के बीच अब अरुणाचल प्रदेश के याक्त्से में भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प हुई है। इसमें दोनों तरफ के सैनिक जख्मी हुए हैं। भारतीय सेना से जुड़े सूत्रों के मुताबिक घायलों में चीनी सैनिकों की संख्या ज्यादा है, वहीं कोई भी भारतीय सैनिक गंभीर रूप से जख्मी नहीं हुआ है। इस घटना पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रतिक्रिया दी है। पेमा खांडू ने चीन को चेताते हुए कहा कि ये अब 1962 नहीं है। हमारे सैनिक किसी को भी करारा जवाब देने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब लोहे से दिया जाएगा। हमारी वीर भारतीय सेना चीन की हर कार्रवाई का माकूल जवाब देगी। अभी पहले का परिस्थिति कुछ अलग था। इट्स नॉट 1962 एनीमोर। अभी हम लोगों का मोदी साहब का रीजन में हम लोगों का अभी काफ़ी आगे बढ़ चुका है। ये टॉक अबाउट बॉर्डर रीजन जहाँ भी है हम लोग का कनेक्टिविटी बढ़ चुका है। यांगसी सेक्टर में पहले कनेक्टिविटी नहीं था वहाँ पे, अभी हमारा वहाँ पे यांगसी सेक्टर में भी कनेक्टिविटी आ गया है। और जिस प्रकार से अपना इंडियन आर्मी ने जो चाइनीज़ PLA को जो वापस जो किया है वो काफ़ी उन लोगों को तारीफ करने लायक है। ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश में सभी जो वीर जवानों को तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हिमाचल के धर्मशाला के मैक्लोडगंज में गुरुवार को निर्वासित तिब्बतियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन हाल ही में अरुणाचल के तवांग में चीनी सैनिकों की घुसपैठ के विरोध में किया गया। इस प्रदर्शन में 6 निर्वासित तिब्बती संगठनों द्वारा भाग लिया गया। इसमें 5 NGO और एक अन्य संगठन भी शामिल था। प्रदर्शन करते हुए निर्वासित तिब्बतियों ने कहा कि अरुणाचल के तवांग में चीनी सैनिकों की घुसपैठ निंदनीय है। चीन पहले भी ऐसी हरकतें करता आया है और अब फिर से चीन ने कब्जा करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि चीन को दूसरे देशों में घुसने की बजाय अपने देश और नागरिकों पर ध्यान देना चाहिए। तिब्बती लोग भारत के सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। निर्वासित तिब्बतियों ने चीन से तिब्बत को आजाद कराने की भी मांग की।
उधर अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के बीच संघर्ष के कुछ दिनों बाद स्थानीय लोगों ने भारतीय सेना के प्रति आभार व्यक्त किया। साथ ही स्थानीय लोगों ने भारतीय सेना पर अपना विश्वास व्यक्त किया और हमेशा भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात भी कही। यहाँ का पब्लिक को तो इतना नहीं है, शांति से अपना काम सुबह से अपना उठ के अपना काम में चला जाता है। जो न्यूज़ में इतना बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, हम लोग यहाँ तो इतना असर नहीं पड़ रहा है। तो वहाँ पर इंडियन आर्मी सैनिक फौजी लोग वहाँ पर तैनात हुए हैं, तो आप लोग यहाँ पर बहुत ही सुरक्षित महसूस करते हैं? हम लोग तो सुरक्षित महसूस करते हैं। इंडिया का फौजी लोग अच्छे से बॉर्डर में बैठता है, इसलिए ड्यूटी अच्छे से देते थे। हम लोग इतना डर नहीं, हम लोग को महसूस नहीं होता है, डर का महसूस नहीं होता है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पणजी में 9 दिवसीय सेरेंडिपिटी कला महोत्सव का शुभारंभ किया। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि ये त्योहार गोवा के लोगों को दुनिया में अपनी प्रतिभा और संस्कृति दिखाने में सक्षम बनाता है। गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें उम्मीद है कि ये उत्सव गोवा को क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र बनाने के लिए कलाकार समुदाय को प्रेरित करेगा। उन्होंने आगे कहा कि फेस्टिवल में एआई और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। I think because of this Serendipity Festival, there's so many art lovers, the curators, they are coming to the state of Goa. Different countries से, I think mostly अभी मैं मुंजाल से बात कर रहा था, more than the 20 countries, 20-30 countries, the people are coming to our state. So it is giving the boost for the tourism. लेकिन इससे भी अच्छा मैं ये कहूँगा कि it is not just the routine art. बट जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी का यूज़ करके क्यूरेट कर रहे हैं, सभी लोगों ने आके देखना चाहिए। मैं खास करके गोवा के बच्चों का अनाउंस करूंगा, दोज वर कीपिंग द इंटरेस्ट इन द आर्ट कल्चर, इस तरह के बच्चों ने भी आके ये सेरेंडिपिटी फेस्टिवल देखना चाहिए। इसी के साथ इस स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरें अभी बाकी है, इसलिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाए।